बात है 15 अगस्त 1769 की, जब कोर्सिका आइलैंड के अजेक्सिया शहर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो फ्रांस के राजा के दरबार में आइलैंड की तरफ से प्रतिनिधि थे। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहन भी थीं। फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन, जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था, एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा था। आइए जानते हैं नेपोलियन की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में दुनिया के सबसे महान सेनापति में से एक माना जाता था। नेपोलियन ज़्यादा धनी परिवार से तो नहीं था, लेकिन वह पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। इसीलिए उसके माता पिता ने उसकी 9 साल की उम्र में ही उसे पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया था। एक सैनिक ऑफिसर बनने के लिए उन्हें फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया गया था। 1785 में जब नेपोलियन 16 साल का था, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने घर वापस आ गए थे और अपने परिवार के कामकाज को संभालने लगे। वो जूलियस सीजर और सिकंदर से बहुत ही प्रभावित था। नेपोलियन कोर्सिका में ही एक क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ गया था। नेपोलियन जब कोर्सिका में थे, तब फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने वहां के राजा और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का उद्देश्य फ्रांस में राजाशाही खत्म करना और लोकतंत्र की स्थापना करना था, और ये क्रांतिकारी 1789 में शुरू होकर 1799 में खत्म हुई थी। नेपोलियन को जब फ्रांस के विद्रोह के बारे में पता चला, तो वो फौरन ही कोर्सिका से फ्रांस आ गए और विद्रोहियों के एक ग्रुप के साथ जुड़ गए। उनकी प्रतिभा के कारण जल्द ही उनको विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। उसके बाद 1793 में इंग्लैंड की सेना ने फ्रांस के टाउलून शहर पर कब्जा जमा कर रखा था और नेपोलियन को एक सैनिक टुकड़ी का कमांडर बनाकर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी तरह से अंग्रेजों को शहर से बाहर निकालें। नेपोलियन ने बड़ी ही चतुराई से अंग्रेजों को टाउलून के किले से बाहर निकलने का प्लान बनाया और वो उस प्लान में सफल भी हो गया। नेपोलियन की सफलता ने फ्रांस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें सिर्फ 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। टाउलिन के युद्ध के बाद नेपोलियन ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाई, जब उसने 1795 में नेशनल कन्वेंस के दौरान राज सत्ता की समर्थक बीट को संसद पर आक्रमण करने से रोक लिया। उसके 1 साल के बाद 1796 में नेपोलियन को इटली में युद्ध कर रही फ्रांस की सेना की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचे, तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेना से बुरी तरह से हार रही थी। नेपोलियन ने इटली आकर फ्रांस की सेना को अच्छी तरह से संभाला और वो ऑस्ट्रिया की सेना को इटली से बाहर भेजने में कामयाब हो गई। इस जीत के बाद नेपोलियन फ्रांस के लोगों की नज़र में हीरो बन गया था। ये जो फ्रांस की सेना को नेपोलियन ने सफलता दिलवाई, ये उस समय की बात है जब फ्रांस की सेना के पास पर्याप्त खाना भी नहीं था और ना ही कपड़े थे, और उसी के साथ उनके पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। उस सफलता के बाद नेपोलियन ने सोच लिया कि उसकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1799 में जब नेपोलियन मिस्र के अभियान पर थे, तब उन्हें खबर मिली कि पेरिस में राजनीतिक हालत ठीक नहीं है, वहाँ की सरकार धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। ये खबर सुनते ही नेपोलियन तुरंत ही पेरिस आ गए। पेरिस आकर नेपोलियन ने अपने सहयोगियों के साथ फ्रांस में एक नई सरकार की स्थापना की और खुद को उसका मुखिया घोषित कर दिया। अब नेपोलियन एक तरह से फ्रांस के तानाशाह बन चुके थे। फ्रांस के तानाशाह के तौर पर नेपोलियन ने संविधान में कई बदलाव किए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था नेपोलियन कोड। इस कोड के मुताबिक अब सरकारी पदवियों पर जन्म और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले सरकारी पदवियों की नियुक्ति केवल राजा के हाथ में थी और वो उन्हीं लोगों को चुनते थे जो उनका समर्थन करते थे। नेपोलियन ने फ्रांस देश की आर्थिकता को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने इसके लिए कई सड़कें बनवाई और नया व्यापार शुरू करने के लिए कई तरह की छूट दी। नेपोलियन के समय कैथोलिक चर्च राज्य का राजधर्म था, परंतु उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने ऐसी स्कूलों की स्थापना की जहां पर कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। नेपोलियन के किए गए सुधारों के कारण उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और 1804 में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का किंग घोषित कर दिया। राज तिलक के दौरान उन्होंने पॉप को क्राउन पहनाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि खुद ही क्राउन अपने सर पर पहना। उसके बाद नेपोलियन ने अपने राज्य में शांति बनाई रखी, लेकिन जल्द ही उनका इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस के साथ युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद इंग्लैंड से एक युद्ध हारने के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया पर हमला करने का फैसला करता है और वहां पर रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को हरा देता है। उसके बाद 1820 में नेपोलियन रूस पर हमला करने का फैसला करता है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नेपोलियन 5.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना को लेकर रूस की तरफ पहुंच चुका था, लेकिन लंबे रास्ते और भयंकर सर्दी के कारण उसके कई सारे सैनिक रूस पहुंचने से पहले ही मारे गए।
एक भयंकर युद्ध के बाद नेपोलियन की सेना रूस को हरा देती है। जब वो रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं तब वहां पर भयंकर आग लग चुकी होती है, जिसके कारण खाने पीने का सारा सामान जल चुका होता है। नेपोलियन की ज्यादातर सेना भूखमरी का शिकार हो जाती है और वो ऐसी स्थिति में वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका था। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद नेपोलियन सेना समेत फ्रांस लौट जाता है, लेकिन लंबे रास्ते में ठगावत के कारण उसके बहुत सारे सैनिक जो रूस में रहने के दौरान भूखमरी का शिकार हो चुके थे वो मारे जाते हैं। नेपोलियन की सेना को कितना नुकसान पहुंचा था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो सारे 5 लाख सैनिकों को साथ लेके गया था, लेकिन वापस आया सिर्फ 1 लाख सैनिकों के साथ। उसके सारे 4 लाख से ज्यादा सैनिक रूस के अभियान में मारे जा चुके थे। जब नेपोलियन फ्रांस आता है तो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति वापस बदल चुकी होती है। नेपोलियन के विरोधी देश अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं, जिसका मुकाबला नेपोलियन अपनी छोटी सी सेना के साथ नहीं कर पाता और उसे इटली के इल्बा टापू पर कैद कर लिया जाता है। फिर भी नेपोलियन किसी तरह से उस टापू से भाग आता है और पेरिस आकर दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लेता है, पर इस वक्त उसके पास इतनी सेना नहीं थी जितनी पहले थी। उसके बाद नेपोलियन पेरिस के ऊपर सिर्फ 100 दिन ही राज कर पाता है और यूरोप के बाकी देश उसके विरुद्ध अपनी संयुक्त सेना बना लेते हैं। 18 जून 1850 के दिन ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी अपनी संयुक्त सेना को लेकर नेपोलियन पर हमला कर लेते हैं और उसे हरा देते हैं। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है क्योंकि यह युद्ध वाटरलू शहर में होता है। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया जाता है, जहां पर 1821 में 6 साल की कैद के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। नेपोलियन की मृत्यु के बाद उन्हें सेंट हेलेना टापू पर ही दफना दिया गया था, लेकिन 1840 में उनके अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफनाया गया। लेकिन दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि फ्रांस में किसी सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।